बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने दो तीन चीज़ें देखी थी। फिल्टर कैसे लगाना है, पैन्स जो है ना हम फ्रीज कैसे कर सकते हैं। लाइक हमने अगर यहाँ तक काम करना है, इसको इस वाले कॉलम को रो को कैसे हम फ्रीज करके अपना काम जारी रख सकते हैं। कॉलम को हाइड कैसे करना है। इसी तरीके से अगर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये कैसे होगी। तो इन चीज़ों को कल हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कि कोई भी फाइल हमने उसको सेव करना है, तो सेविंग करते हुए फाइल को सेव करते हुए हमें कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो अक्सर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अक्सर हम उसको यूज़ करते हैं। सेव एज हम किस तरह करते हैं, तो फाइल में हम जाएंगे। फाइल में जाके ये सेव एज की ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। फाइल अगर बिल्कुल न्यू हमने बनाई है और उसको अभी तक सेव नहीं किया, तो ये गलती है। इसको पहले से सेव करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे तो शुरू से ही उसका नाम रख के उसको सेव कर लेंगे। साथ साथ कंट्रोल एस दबाते रहेंगे, जो इसकी शॉर्ट की है सेव करने की। तो जितना भी काम किया हुआ होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। अगर सिस्टम बंद हो जाता है या फाइल करप्ट हो जाती है, तो उस सूरत में जितना काम किया हुआ होगा वो एक्सेल उसको रिकवर कर देता है, जहाँ तक हमने उसको सेव किया हुआ होगा। तो उसके बाद का जो काम होगा वो डिपेंड करता है वर्जन पे। कभी वो रिकवर हो जाता है, कभी नहीं भी होता। और अगर आपने सेव किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर तो कंट्रोल एस या यहाँ पर फाइल में जाके सेव पर क्लिक करने से अलग से कोई फायदा नहीं होगा। वो इसी तरह रहेगी फाइल, क्योंकि पहले से सेव आपने की हुई है। अब फाइल में जाके अगर हम सेव एज करते हैं, जब हम सेव एज करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर भी एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें हमें एक मिनट। अच्छा, तो इसमें हमें जो है ना ऑप्शन मिल रही है। पहले तो हमें ये पूछेगा कि सेव एज आपने करना है तो किस जगह पे इसको सेव करना है। हमने इसको लोकेशन बता देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, तो ये तो सिंपल है कि ये डेस्कटॉप के ऊपर इस नाम से सेव हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका नाम इंसर्ट करते हैं। तो सैम्पल फाइल फॉर एक्सेल क्लास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इसी जगह पर पहले से फाइल मौजूद है इसी नाम के साथ, तो उस सूरत में फिर हमें एक और मैसेज आएगा कि इसको आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस पर अगर हमने यस कर दिया तो पहले वाली जो फाइल होगी उसको डिलीट कर देगा। उसकी जगह पर ये जो नई फाइल हमने इसी नाम से बनाई हुई है तो वो आ जाएगी। ये सूरत में बाज़ों का नुकसान भी हो जाता है। हमने नाम जो है फाइल्स के अक्सर सेम रखे हुए होते हैं, तो उस सूरत में हमें ये चाहिए है कि उसको रिप्लेस ना करें। नाम हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 हम कर देते हैं लेट्स सपोज इसके आखिर में। और इसके बाद सेव एज टाइप पे जाने से पहले यहाँ पर ये देखें थंबनेल है और ऑथर नेम है और टैग है। इनकी आमतौर पर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेव थंबनेल पर टिक कर लेना चाहिए है। इससे होता ये है कि एक्सेल का एक थंबनेल सा बना हुआ आ जाता है, एक लोगो सा उस फाइल के नाम के साथ आ जाता है, तो पता चल जाता है कि ये एक्सेल की फाइल है। वैसे भी उसके साथ हमें आइडिया तो हो जाता है, लेकिन इसको टिक करें या ना करें इससे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हम आते हैं टाइप पे। टाइप पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि एक्सेल की फाइल को हम इन सब टाइप्स में सेव कर सकते हैं। आमतौर पर जो हमने ज़रूरत पड़ती है जो कि ऑटोमेटिकली सेव करता है वो है एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्क मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ तो देखें एक्सेल वर्कबुक पहले से लिखा आ रहा है। अगर ऐसा हो कि किसी के पास हमारी ये वाली जो फाइल हमने उसको सेंड की है वो ओपन नहीं हो रही, या ओपन हो रही है और उसकी सेटिंग सारी की सारी डिस्टर्ब है, ख़राब हुई भी जा रही है उसके पास, तो मुमकिन है कि उसका जो एक्सेल का वर्जन है वो कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लाइक कोई 97 से 2000 के दरमियान का कोई वर्जन है। तो उस सूरत में क्या होगा, हमें ये चाहिए है कि उसके लिए हम यहाँ से इसकी टाइप को चेंज करेंगे। एक्सेल वर्कबुक की जगह पर यहाँ पर हम क्लिक करके ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है एक्सेल 97 to 2003 वर्कबुक। हम इसको इसमें
इस टाइप में रख क्लिक करके जब हम उसको सेव करेंगे तो इसका जो वर्जन है वो उसके पास एग्जैक्ट इसी तरीके के साथ ओपन हो जाएगा और ये ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग सेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर सेटिंग डिस्टर्ब हो रही हो तो फिर हमने ये काम करना है, अदरवाइज ओल्ड वर्जन में इसको हमने सेव नहीं करना है, एक्सेल वर्कबुक हम इसको रहने देंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमें बाज़ औक़ात फाइल किसी को चेक करवानी है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी कोई ना करे, या किसी की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइल हमें पीडीएफ में चाहिए है, तो उस सूरत में भी हम यहीं पर ही आते हैं, सेव एज टाइप में जाते हैं इस जगह पर, और ये पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद हम इन ऑप्शंस वगैरह में हमने नहीं जाना, जो स्टैंडर्ड इसका साइज होता है वही इसको कर देता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है ये वाला। यहाँ से अगर हम सेव करेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर ये पीडीएफ की फॉर्म में एक फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अक्सर हमें सेम फाइल्स जो है ना वो पीडीएफ में भी ज़रूरत पड़ती हैं, और कभी जो है ना हम उसको एक्सेल में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जो है ना हम इसको चेक करते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर पीडीएफ फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है, और उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है। मिसाल के तौर पर ये डेस्कटॉप मैंने यहाँ पर ओपन किया और इसमें एस प्रेस कर देता हूँ मैं, ताकि सर्च करने में, हाँ ये आ गया है मेरे पास। ये देखें, ये पीडीएफ का थंबनेल आ रहा है और उसके साथ साथ सैंपल फाइल फॉर एक्सेल क्लास 1 2 3 ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में सेव हमारे पास हो गई है, इसके अंदर एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती होगी। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करके भी देख लेते हैं। जब तक ये ओपन होती है तब तक हम वापस एक्सेल पे आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम आज जो सेकंड चीज़ है हमारी, वो हम बात करेंगे होम टैब के ऊपर। ये जो होम है, फाइल के साथ होम, फाइल और इंसर्ट के दरमियान में जो होम का टैब है, जो फर्स्ट काम करते हुए ये ऑटोमेटिकली पहला टैब ओपन हुआ रहता है। इसमें जो चीज़ें हैं जो कि अक्सर हमारे काम आती हैं उनको हम देखेंगे, उनकी कुछ शॉर्ट कीज़ हैं उनको भी देखेंगे। इसमें कोई भी काम हम जब कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई इंग्लिश का या उर्दू का हमने फॉन्ट जो है ना वो यूज़ किया हुआ होता है। अब यहाँ पर देखें, हर जगह पर जितने भी फॉन्ट्स हैं इंग्लिश उर्दू के, वो हमने जो यूज़ किए हुए हैं उसका नाम यहाँ पर आ रहा है कि ये कैलिबरी लिखा हुआ आ रहा है। हमने अगर फॉन्ट का साइज या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को, उस वाले सेल को जिसमें हमने फॉन्ट का स्टाइल या साइज चेंज करना है, या तो उसको सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं ये वाली, ये चेंज हो जाएं। बाकी जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, वो इसी तरीके से रहे। तो मैंने, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका हम देखें तो ये वन क्लिक में कैसे सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें यह है कि ये जो रो है, ये वाली जो पूरी रो है, ये वाली जिसमें हेडिंग्स हैं, इसके साथ देखें ये नंबर 3 लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही मैं माउस को लेकर आता हूं तो पॉइंटर प्लस की जगह पर एरो की बना देता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एरो की है। जैसे ही मैं यहाँ पर रख कर माउस को क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये याद रखें कि अगर सिर्फ यहाँ तक आपके सामने जो नज़र आ रही है फाइल यही है तो फिर तो चलें ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है या इसमें जो और कुछ आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल यहाँ से आगे तक जा रही है तो उस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी फाइल्स इसके पैरेलल आगे आपने काम किया हुआ है सब में चेंजेस हो जाएं, तो फिर तो आप इस तरीके को यूज़ कर लें, यहाँ से आप क्लिक कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा है कि इस तरफ एरिया में, इस एरिया में जो काम हुआ हुआ है वो चेंज ना हो, सिर्फ हमारे सामने जो फाइल आ रही है उसकी चेंजेस हमने करनी है, तो देन यहाँ से हमें इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको हम सिलेक्ट करें और उसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, तो कैलिबरी यहाँ पर आ रहा है। ऑफिस यूज में अक्सर जो है ना वो या तो ये आ रहा होता है, तो या फिर हम एरियल यूज करते हैं।
यहाँ पर अगर सामने नहीं आ रहा तो हम टाइप कर लेते हैं। ये नीचे यहाँ पर आ गया है ये वाला फॉन्ट। ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल है, हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें देख चेक करेंगे तो एरियल लिखा आ रहा है। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है जीशान, तो उसमें देखें तो ये वाला यहाँ पर चेंज है। तो इन दोनों फॉन्ट स्टाइल के अंदर ज्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा डिफरेंस हमें तब महसूस होता है कि जब हम वर्ड में काम करते हैं, जहाँ पर डिटेल में हमारे पास पूरा पैराग्राफ होता है या इस तरह कुछ और ज्यादा लिखा हुआ होता है, तो फिर हमें वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल और भी करके देखें तो हम हमें यूं चेक भी कर सकते हैं साथ साथ इसको कि कैसी इसकी लुक आ रही है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखें, ये जितने भी फॉन्ट्स हैं जिस पर भी हम माउस के पॉइंटर को जो है ना वो लेकर जाते हैं, तो वो उसका प्रीव्यू हमें बैकएंड पर दिखा देता है। मिसाल के तौर पर ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ना पहले से हमें जो प्रीव्यू दिखा रहा था वो यहाँ पर उसने फाइनल कर दिया है। अब ये बोल्ड है ऑलरेडी, अगर इसकी हम अगेन भी इसको अगर हम बोल्ड करना चाहें तो मजीद भी बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये स्टाइल ही ऐसा है कि यूं लग रहा है कि जैसे पहले से ये बोल्ड किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में बोल्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं कि इसका जो साइज है वो हमने इंक्रीज करना है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया वही रहेगा, चाहे हम यूं करके सिलेक्ट कर लें या इस वाले पूरे एरिया को, पूरी रो को सिलेक्ट कर दें। तो मिसाल के तौर पर मैंने पूरी रो को सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ तो इसका साइज है 11। तो इस डाउन एरो पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट साइज इसके यहाँ पर जो शो हो रहे हैं 72 हैं। 72 नंबर तक इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जिस पर मैं लेके जा रहा हूँ उसका प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है कि इतना इतना साइज आपकी फाइल में हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पहले 11 था, मैंने इसको 12 कर दिया। अक्सर हम प्रिंट में जो हेडिंग का साइज रखते हैं वो 14 रखते हैं, और जो टेक्स्ट का नॉर्मल टेक्स्ट का साइज होता है वो 12 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज है 12, 14। और बहुत अगर हमने टेक्स्ट कम लिखा है और पेज पर जगह ज़्यादा है तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि हेडिंग का साइज हम 14 रख देते हैं और टेक्स्ट का साइज हम 16 रख लेते हैं। इस सूरत में होता क्या है कि जो हेडिंग हमने लगाई हुई होती है वो बोल्ड हो जाती है, थोड़ी सी वाज़ेह तौर पर नजर आ जाती है। टेक्स्ट चूंकि वैसे ही छोटा लिखा होता है तो उसका साइज अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो उस सूरत में वो जो लिखा होगा वो क्लियरली नजर आ जाएगा, और प्रिंट के ऊपर जो पेज जो होगा उसके ऊपर जो लिखा हुआ एरिया, प्रिंट एरिया होगा, वो सामने क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन वैसे स्टैंडर्ड साइज जो है राइटिंग का वो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल टेक्स्ट का जो साइज आता है वो 12 है। जिसे हम पेपर टाइप करते हैं तो पेपर टाइप करके जब हम प्रिंट निकालते हैं तो वो 12 साइज होता है। टेक्स्ट का साइज 12 उसमें अगर हो तो आसानी के साथ बच्चा उसको रीड कर लेता है और क्लियरली हम उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी जिसकी आई साइड नॉर्मल हो तो वो इजीली उसको पढ़ सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर उसका साइज हमने पहले चेक नहीं किया, हम पूरी वर्किंग करते रहे और हमने उसको यूं जूम किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ये मैंने यूं उसको जूम किया हुआ है, ये यहाँ से भी जूम हो जाता है। ये देखें राइट साइड पे जो डाउन कॉर्नर है जहाँ पे मेरा ये पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है, इस जगह पे ये देखें लिखा हुआ है 220। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज हुआ हुआ है। बाज़ औक़ात हमसे गलती ये होती है कि हमने इसको जूम इन किया हुआ होता है और अपनी आसानी के लिए हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो बहुत छोटा सा निकलता है। तो ये चीज़ पहले से ध्यान में रखने की है कि जूम और चीज़ है और जो इसका एक्चुअल जो साइज़ है वो और चीज़ है। जूम तो हम यूज़ करते हैं कि काम को ज़रा करीब से करके देख लें, ये जूम इन कर दिया, हम मज़ीद भी इन हो सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अपने से इसको। तो ये चीज़ बाज़ औक़ात गलती हो जाती है कि हमने कंप्लीट टाइपिंग हमने की है 8 के फ़ॉन्ट पे, 9 के फ़ॉन्ट पे, 10 के फ़ॉन्ट पे हमने टाइपिंग कर दी है, तो उस सूरत में वो सही तरीके से प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक हम इसका साइज वापस इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है,
ये हो गई बात। इसके बाद ये कैपिटल ए करके लिखा हुआ है, ये भी ए कैपिटल ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखा गया है। दोनों का जो मकसद है वो भी सेम, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रखता हूँ ये, जिस तरह ये 15 लिखा हुआ है, अब 15 के ऊपर रख के मैं इस वाले के ऊपर माउस को ला के प्रेस करता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा, तो ये देखें साइज इसका इंक्रीज होता जा रहा है। और जो साइज इंक्रीज होने का जो नंबर है, भी कितने नंबर का ये डिजिट आपने इंक्रीज किया है, तो ये साथ लिखा हुआ रहा है 48। और अगर किसी भी साइज को मैंने डिक्रीज करना है, उसका साइज छोटा करना है, तो ये 15 के ऊपर ही मैंने इसको रख दिया। और फिर ये जो एरिया है, ये जो छोटा वाला लिखा हुआ है, इसकी वजह से ही माउस लेके जाता हूं मैं, तो डिक्रीज फॉन्ट फॉन्ट साइज लिखा हुआ आता है। मैं प्रेस करता जाऊंगा तो ये एक एक स्टेप में इसको छोटा करता जा रहा है। इसके अलावा हमें अगर पर्टिकुलर बताया गया है कि जी हेडिंग आपने रखनी है 15 पे, हेडिंग का फॉन्ट साइज आपने 15 रखना है, तो यहाँ पर हम जब चेक करते हैं तो हमें 15 नज़र नहीं आता है। 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। और यहाँ से भी हम इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो 12 के बाद 14 पे जाता है, उसके बाद 16 पे जाता है। तो उसके लिए सिंपल है कि यहाँ पर हम माउस को रखेंगे, माउस को प्रेस करेंगे और इधर टाइप कर देंगे 15। 15.5 भी करेंगे तब भी वो उसको उसके अकॉर्डिंग कर देगा। लेट्स सपोज मैंने 15 किया और एंटर का बटन दबा दिया, तो अब इसका ये साइज 15 हो गया है। ठीक है, तो तीन तरीकों के साथ हम इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। 12 है यहाँ पर, क्योंकि इसका साइज, ये जो हेडिंग है ये 15 के साइज पर है। यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं, इधर से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, और ये इंक्रीज डिक्रीज का जो है टैब बना हुआ है। इसके बाद नीचे ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सिंपल स्ट्रेट आसान चीज़ें हैं। बोल्ड करने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा उसको वाज़ेह कर देता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है एरिया। मिसाल के तौर पर ये सारी जो लाइन है, ये मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करके यूँ मैं बोल्ड करूँगा तो ये थोड़ा सा ये बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा ये। आप देखें अच्छा 20 सर, कैसे। ये जो जी, आपने ऊपर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लिखा हुआ है, इसके अंदर सेल्स शो नहीं हो रहे, इसकी क्या रीजन है? ये एक ही सेल है। और एक मिनट ठहरें, इसको मैं, हाँ, नहीं सर, ये जो वाला, ऊपर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लिखा हुआ है, जी जी। जी जी, ये असल में यूं था। मैं आपको ये चीज करके बता देता हूँ। देखें, ये यूं होना चाहिए था ना, ये जिस तरह ये वाले सेल आ रहे हैं, ये पूरी लाइन पहले इसी तरह थी, जी जी। लेकिन इसको, इस पूरे एरिया को यूं सेलेक्ट करके मर्ज किया है। मर्ज करने पर ये पूरा एक सेल की तरह कंसिडर हो गया है। उसका तरीका ये है कि यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इन सारे के सारे सेल्स को आपस में मर्ज कर देता हूँ। ये वाली ऑप्शन आ रही है मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, मर्ज। जी, इस पर मर्ज एंड सेंटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो ये पूरा का पूरा ये एक सेल बन गया है। जिस तरह ये एक सेल बना हुआ है, जिस तरह ये एक छोटा सेल है, तो ये एक बड़ा सेल है। तो ये मैंने ऊपर वाला, इस वाले से ऊपर वाले सेल को भी मर्ज एंड सेंटर किया है। अब मैं जो भी इसके अंदर टाइप करूंगा, तो ये कंप्लीट इस तरीके के साथ फुल फ्लैज एक टाइपिंग इसके अंदर हो रही है, जैसे हम एक सेल में काम करते हैं। तो ये हेडिंग सर, लगाने अगर के आप लिए, ये जो रोज हैं, 1 हम्म, और 2, ये बेसिकली ये दोनों मर्ज हुई हैं जो ऊपर है, रोज 1 एंड 2। नहीं, रो 1 के अंदर जितने सेल हैं वो मर्ज हुए हैं। अच्छा। रो 2 तो ये अलग है ना, ये तो रो 2 ये अलग है, रो 3 अलग है। रो 1 में जितने सेल्स थे वो जो हमने सेलेक्ट किए थे। अब मैं इसको यहाँ पर माउस क्लिक करता हूँ, तो ये ऐसे है कि जैसे हम, जिस तरह एक सेल ये वाला सिलेक्ट होता है, एक सेल ये वाला सिलेक्ट होता है, इसी तरीके से एक सेल ये वाला हो गया है सिलेक्ट। इसको दोबारा से अनमर्ज करना है अगर हमने, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज वाली ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये अगेन अनमर्ज हो गया है। ये देखें, ये एक सेल अलग हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, एज इट इज जो है ना वो, ये सारे सेल अलग अलग हैं, जिस तरह ये सारे सेल अलग अलग हैं, जिस तरह ये सारे सेल अलग अलग हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाने के सामने लिए, ये जो पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, ये हमने 2 में लिखा हुआ है। ये रो 2 में लिखा हुआ है, ये ठीक सेकंड है। रो में है। सेकंड रो में सेम टू सेम ऐसे था, ये यूं रो थी, ठीक है, ये वाली रो, और ये पहले इतनी सी थी, यहाँ तक थी। तो मैंने इसको इस जी। जगह पर माउस लाके इसको मैंने यूं थोड़ा सा इंक्रीज किया कि मैंने हेडिंग और राइटिंग मैंने ज़्यादा लिखनी है, तो यूं साइज इसका इंक्रीज हो अच्छा। गया।
तो अब इसको फिर मैंने यूँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये है मर्ज इन सेंटर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब जब ये मर्ज इन सेंटर हो गया तो इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी लिखा जाएगा वो सारा का सारा, मिसाल के तौर पर टाइप करने की जगह मैं इसको यहाँ से लेट्स सपोज है ना कॉपी किया है मैंने, यहाँ पर मैंने रखा है, इसको पेस्ट कर लिया। तो एज इट इज़ जो है ना जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया है। फ़र्क ये है कि इसका जो साइज़ है ये ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ रहा है 18, ये बोल्ड भी है, ये अंडरलाइन भी है, ये सेंटर लाइन भी है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो राइटिंग है ये चूंकि अभी हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है, ये सिंपल हमने टाइप किया है। अब हम इसको लेकर आएंगे अपनी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, इसको चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसका साइज चेंज ठीक है करना है सर, तो वो बस रो को हमने ड्रैग करना है और उसका साइज बड़ा हो जाए। हाँ, रो तो यहाँ से जो है ना इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, सिलेक्ट करने की जरूरत अच्छा, नहीं, सिलेक्ट साइड किए एल। बगैर भी। अच्छा ठीक है। उसके अंदर फिर हम सारे जो सेल्स हैं वो उसको पहले मर्ज करेंगे फिर लिख सकते हैं, ये आप हाँ कह रहे पहले, हैं ना? जी जी, पहले सिलेक्ट करेंगे फिर मर्ज करेंगे फिर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली पूरी रो अगर एक्स्ट्रा होगी बिलफर्ज हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये पूरी रो वहाँ से डिलीट हो गई है और यही पहले वाला हमारे पास आ गया जिस तरह पहले था ये। अच्छा इसके बाद हम आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये आसान चीज़ें हैं, किसी को हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इटैलिक थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा कर्व हो जाता है लिखा हुआ, ये देखें इस तरीके से हो जाता है, वापस करना हो तो यूं हो जाएगा। अंडरलाइन किसी को करना है तो जैसा ये टीचर लिखा हुआ है ये अंडरलाइन बेसिकली किया गया है। जैसे ही जो भी उसके ऊपर सेटिंग अप्लाई की हुई होगी वो हम चेक कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर रखा है 14 पे, तो जैसे ही मैंने यहाँ 14 पे रखा है तो देखें बी हाईलाइट हुआ हुआ है, और अगर मैं ए पे यहाँ पे रखता हूँ तो बी हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 14 पे इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर ये सब बोल्ड ऑलरेडी किए हुए हैं, और ये थोड़ा सा बारीक इसलिए दिख रहा है कि ये बोल्ड नहीं है। अगर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो ये भी इस तरीके के साथ नजर आएगा। अच्छा इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अंडरलाइन के साथ आगे ये एक सेल का बना हुआ है एरिया, इसको समझने के लिए हम यहाँ से एक लेते हैं ब्लैंक एरिया। मिसाल के तौर पर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक न्यू एक्सेल की फाइल हमने ली है। अब एक्सेल की फाइल जब हम न्यू लेते हैं तो उसमें ये सेल्स तो बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो सेल बने हुए आ रहे हैं अगर हम इसका ब्लैंक का भी अगर हम प्रिंट लेंगे तो उसमें ये बॉक्सेस नहीं आएंगे, ये सेल्स नहीं आएंगे। एक्सेल में सिर्फ ये हमें नज़र आते हैं यहाँ पर जब तक हम इसके यूं लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, जिस तरह यहाँ पर टेबल की लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, तब तक प्रिंट में ये विदाउट लाइन जो है ना वो आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पर हम जैसा ये शीट बनाई गई है हम इस तरह की शीट बनाना चाहते हैं, तो हमने पहले यहाँ पर इस तरीके के साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस जगह पर आते हैं, इस डाउन एरो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल ओपन हो जाती है। इसमें ये आ रहा है ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ जो है ना वो खुद ब खुद से टेबल एक बन जाएगा। अब इस टेबल का अगर प्रिंट निकालते हैं हम तो ये बॉक्सेस वहाँ प्रिंट में आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉप बॉर्डर चाहिए होता है, बाज़ औक़ात बॉटम बॉर्डर चाहिए होता है, और बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि जी बॉर्डर जो आए हुए हैं ये ख़त्म हो जाएं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने शीट बनाई है इसमें ये जो टेबल की जो बाउंड्री है ये ना आए, सिर्फ नेम और आगे नंबर्स वगैरह आ जाएं लेट्स सपोज। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से लाइंस वगैरह सब गायब हो गई हैं, तो प्रिंट में भी ऐसे ही निकलेगा, विदाउट लाइंस आएगा यहाँ पर। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया ताकि वापस ही अपनी जगह पर आ जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं अलाइनमेंट पे। ये जो एरिया है ये वाला एरिया ये अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर ये देखें ये जो मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर आता है जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो
अलाइनमेंट के ये दो एरियाज हैं, ये हाईलाइटेड शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो ये सिर्फ ये वाला एरिया हाईलाइटेड शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सेंटर अलाइन किया गया है। सेंटर दो तरह से है, ये बिल्कुल सेल का सेंटर है, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी अगर आप चेक करें तो ये सेंटर में है, अप एंड डाउन अगर चेक करें तो ये भी सेंटर में ही है। तो अगर इसको हमने लेफ्ट अलाइन करना है तो इस सूरत में हम इसको यूं करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाता है, ये राइट अलाइन है, ये सेंटर है। इसी तरीके से ये डाउन और ये सेंटर में है। तो ये अलाइनमेंट है बेसिकली, जो कि इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपने सेलेक्ट की हुई हैं तो इस सूरत में जो है ना ये यहाँ पर आएगा। वरना जो है ना फिर ये नीचे अगर हुआ हुआ है तो उस सूरत में फिर आप का ये वाला जो एरिया है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, दैट इज जो है ना वो इसकी सेटिंग मैच नहीं कर रही है आपस में, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मर्ज एंड सेंटर। आपको मैंने पहले बता दिया, मर्ज एंड सेंटर आपने जो पूछा था ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस कर ली है। इसमें मजीद डिटेल ये है कि ब्लैंक सेल्स हैं, अगर हमने उनको मर्ज करना है तो वो एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं तो ब्लैंक सेल है, हम ऊपर हेडिंग हमने चूंकि लगानी है, हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइल बनाने के लिए, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने मार्जिन सेंटर कर लिया, तो एक क्लिक में ये एक सेल तैयार हो गया है। इसकी जो हाइट है यहाँ से हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिख लेंगे। लेकिन अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर इसमें मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको और ये इसके अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, मर्ज हमारा होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये सेल्स हैं। मैं अब ये चाहता हूँ कि ये पहली वाली जो लाइन है इसमें जो ये मैंने अभी कॉपी किया है, इसमें ये हेडिंग के तौर पर मैंने इस सारे सेल को मर्ज करना है, इस सारी रो को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड एरिया को मर्ज करना है। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज करूंगा तो मर्ज नहीं होगा। ये एक और मैसेज आ जाएगा कि आपने इसको करना है या नहीं करना है। मिसाल के तौर पर करके देखते हैं, मार्जिन सेंटर में मैंने क्लिक किया तो ये यूं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। वजह ये है कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो, मिसाल के तौर पर हम इसको करते हैं मर्ज एंड सेंटर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसमें जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ सिलेक्शन है जो कि टू बी मर्ज्ड है, तो उसमें एक जगह पर कुछ, एक सेल में कुछ लिखा हुआ हो। एक से ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक है ना, यहाँ पर अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया तो ये मर्ज कर देगा, इसको सेंटर कर देगा। ठीक है, या बिल्कुल खाली है, मिसाल के तौर पर ये है, इसको मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें एक से ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, लाइक अगर मैं सिर्फ इन तीन को ही मर्ज करना चाहता हूँ तो भी मर्ज नहीं करेगा, ये मैसेज आ जाएगा। और अगर इसको मैं ओके करूंगा तो एक को, एक किसी भी एक डिजिट को ये खुद ही उठा के डिलीट कर देगा और फिर इसको मर्ज कर देगा। मिसाल के तौर पर इसको भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें 20 को उसने हटा दिया है जो इसमें 20 लिखा हुआ था, और यहाँ पर जो है वो इसने मर्ज कर दिया है तीन सेल्स को। कंट्रोल जेड करते हैं अगेन, ये देखें ये 20 लिखा हुआ है, ये 20 अलग है। तो 15 20 और ये, इसको अगर मैं मर्ज करता हूँ तो एक को इसने डिलीट कर देना है अगर मैंने यहाँ पर जल्दी में ओके कर दिया तो। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मर्ज करते हुए जो है ना, अगर ब्लैंक है फिर तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं इस एरिए में, यहाँ परसेंटेज में। परसेंटेज बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड होती है पॉइंट के बाद डिजिट्स में, बाज़ औक़ात विदाउट डिजिट्स जो है ना हम इसको लिखते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि 2 डिजिट्स तक परसेंटेज लिखी जाती है, तो उसके लिए ये वाला एरिया है। यहाँ पर ये देखें, ये जो आ रहा है ये डिक्रीज डेसिमल है, ये इंक्रीज डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें हेल्पलाइन, हेल्प के तौर पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो अब अगर मैंने इन डेसिमल इंक्रीज करना है तो ये देखें यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो वो उस लिहाज से नीचे जो है पॉइंट के बाद जो जीरो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक अगर मैंने छोड़ दिया तो इस पर यह 2 आएंगे डेसिमल के पॉइंट के बाद जो है ना यहाँ पर 2 डिजिट्स जरूर आएंगे। नीचे के लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इस
के ऊपर अगर आपने एक पर अप्लाई कर दिया है तो यहाँ से नीचे ड्रैग कर लें इसको यूं करके, जैसे मैंने फार्मूला अप्लाई करने के लिए बताया था। लाइक अगर आपने यहाँ पे किया है तो इसके सेल के कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन बना हुआ है, इसको ड्रैग करेंगे नीचे, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इस सारे को सिलेक्ट करें, जहां पर आपने डेसिमल के बाद डिजिट को इंक्रीज करना है पॉइंट के बाद, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो सब का सब इकट्ठा इंक्रीज होता जाएगा। अदरवाइज डिक्रीज करना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ से भी हो सकता है। इसके बाद ये वाला एरिया है, या इसके साथ इसको समझ लेते हैं पहले कि परसेंटेज का साइन लगाना है आपने, हर एक के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो ये परसेंटेज का साइन है, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है, हर एक के साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा। और यूं, इसके बाद ये चीज़ है, ये करेंसी का साइन है। करेंसी के लिए हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर डॉलर के साइन लगाना चाहते हैं, यूरो का लगाना है, या जो भी है, अकाउंटिंग में ये चीज़ यूज होती है। इसको मैंने यूं ओके किया तो हर एक के साथ ये डॉलर का साइन जो है ना वो आ जाएगा। किसी एक के साथ लगा के ड्रैग भी कर सकते हैं और सबके साथ इकट्ठा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हम आज की क्लास में रखेंगे। आगे जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो मैंने कल आपको बताई थी, और फिर आगे की चीज़ें जो है ना वो ऑटो सम आ रहा है, और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में जो है ना हमने इसको यहाँ तक रखना है। इधर तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, या आप कहें कि इसको रिपीट कर दें, तो मैं मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ इसको। सर अगर हमने सेल को एक ही सिंगल सेल बनाना है तो तब भी इसको हम मर्ज एंड सेंटर ही करेंगे? एक सेल तो ऑलरेडी एक तो एक हमने ही रो है को किया है ना। ना। जी जी। अगर हम अगर हम, वर्टिकली करते हैं ऊपर से हाँ हाँ, लेके नीचे कॉलम, तक तो वो इस, कॉलम है। अच्छा। जी जी, इस एरिए को यूं जो आता है सिलेक्शन में, ये कॉलम है। तो वो भी यही तरीका है जो सेम इस तरीके से करने का है, इसी तरीके से यूं भी। मिसाल के तौर पर यूं अगर मैंने एक बनाना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर जी लिया, जी। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करूंगा तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा। अच्छा सर, ये मर्ज एंड सेंटर में दो ऑप्शंस आ रही हैं, ये दो दो में से कौन सी हमने सिलेक्ट करनी है? हाँ जी, ये आता है ना मर्ज एंड सेंटर। ये जो चार और आ रही नहीं, है, उससे पहले दो आ रही थी, जब आपने पहले किया था ना दो आ रही थी, वो पता नहीं कहाँ। नहीं, यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो इसमें चार ऑप्शन है बेसिकली आती हैं। तो हमें इस पर आगे मजीद इसमें नहीं जाना, डाउन डाउन एरो करके हमने सेलेक्ट नहीं करना ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इस पर अगर मैंने मर्ज करना है, ये जो दो ऑप्शंस आ रही हैं, जी हाँ जी, ये वाली। ये तो जी जी वो जी। आ रहा है, ये हेल्प आ रही है ना कि अगर हम करेंगे तो होगा क्या। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। तो बता रहा है, डिटेल बता रहा है। मिसाल अगर हम्म, किसी भी हम जगह पे लेके जाते हैं ना तो ठीक। उसकी हेल्प जो है ना वो ऑन हो जाती है। यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये बता रहा है कि इसका क्या काम है, इधर लेके जा रहे हैं तो इसका क्या काम है। तो सही है। मर्ज यूं, और अनमर्ज करना है सेम अपनी हालत पर, तो दोबारा उस सेल पे क्लिक करेंगे, दोबारा मर्ज पे क्लिक करेंगे तो अनमर्ज आ जाएगा। अच्छा ठीक है। लेकिन लेकिन ये अभी देखें तो ये गायब हो गए हैं सारे सेल। नहीं, सेल्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इसकी जो बाउंड्री थी वो गायब हुई है। जब अनमर्ज करेंगे किसी मर्ज सेल को तो उसकी बाउंड्री नहीं आएगी, बिकॉज उसने पहले डिलीट कर दी अच्छा। थी। मिसाल के ठीक तौर पर ये है, इसको हमने अनमर्ज किया है तो यहाँ पर भी बाउंड्री नहीं आ रही है। तो उसके ठीक लिए फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम वापस आएंगे और इधर ऑल बॉर्डर्स करेंगे। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ठीक। वो दोबारा से अपीयर हो जाएगा। ओके। इसको भी ठीक है। सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया, ये दोबारा अपीयर हो गया। फिर वो आपने एक जो किया था ना, सिर्फ एक जो बॉटम बॉर्डर है उसका, वो नहीं समझ आई, उसका मतलब क्या था? सिर्फ एक ही बॉर्डर लगा हुआ है नीचे। उसके लिए ये है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल हम ले लेते हैं। अब ये जी। वाला ले लेते हैं, इधर हम लेकर आते हैं इसको इस जगह पर। अब ये सेल है, इसको अगर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके चारों तरफ बाउंड्री बन गई है। अच्छा अगर ठीक इस है। वाले सेल के इर्द गिर्द मैंने सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो आप देखें सिर्फ नीचे वाली लाइन लगी है। ठीक है। ये अच्छा सेम टू सेम ठीक जो है है। ना ठीक है। बाकी भी है। इस वाले के इर्द गिर्द मैंने जो है ना सही। सारा नहीं लगाना, सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाना है, तो वो भी ऑप्शन है कि सिर्फ टॉप बॉर्डर आ जाए। तो बाकी भी इसी तरीके ठीक से है। हैं। यहाँ पर लेफ्ट सिर्फ लगाना है, सिर्फ राइट लगाना है, तो वो
सारी ऑप्शन, बाद का इस तरह का काम हमें रिक्वायर्ड होता है। थिक बॉर्डर लगाना है, तो वो उस सूरत में क्या होगा, थोड़ा सा ये डार्क आ रहा है यहाँ पर, इसके मुकाबले मिसाल के तौर पर इसको, इन दोनों में से एक को मैं थिक कर देता हूँ। तो अब देखें, ये थोड़ा सा डार्क है और ये लाइट है। ये हेडिंग्स के लिए अक्सर करते होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम आते हैं, इसको जूम आउट करता हूँ, और ये ये जो सर थिक तीन, की ऑप्शन है इसके अंदर? जी जी, ये इस जगह पर पहले मैंने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे मैं क्लिक करूँगा, तो इसने जो है ना इसको डार्क कर दिया। अब ये वाले जो लाइंस हैं, बाउंड्री है, ये कम है, ठीक। ये वाली बाउंड्री है ना वो ज़्यादा है। ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो सिलेक्ट करना सही। पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर आया होता है ना, जो हमने लास्ट हमने वर्किंग की होती है, वो इस जगह पर आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर सारे के सारे को करना है तो उस सूरत में फिर क्या होगा, बाद बात प्रिंट में ये जो एक्चुअल बाउंड्री है ये बिल्कुल डिम आती है। तो हम क्या करते हैं, सारे को सिलेक्ट करके ठीक यहाँ है। पर थिक बॉर्डर कर देते हैं। तो अब इसकी जो साइड पर आया है बाउंड्री, वो डार्क हुई है, अंदर वाली डार्क नहीं हुई है। तो उसके लिए एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर डिटेल करना है तो फिर हम यहाँ से जाते हैं बॉर्डर्स पे, मोर बॉर्डर्स पे, और फिर सारे कुछ जो है ना हम यहाँ पर डिटेल के साथ कर सकते हैं। ये आगे फिर एक और विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन खैर इसका तरीका यही है। ये बॉर्डर की जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है चूंकि। तो इस पे फिर हम बात करेंगे, बॉर्डर स्टाइल पे है बेसिकली ये, नंबर्स पे, अलाइनमेंट पे, फॉन्ट है, बॉर्डर है। ये बॉर्डर के अंदर अगर हमने इसका साइज इंक्रीज करना है या कलर चेंज करना है, मिसाल के तौर पर ये रेड कलर में कर देता हूँ, तो ओके करूंगा, तो ये जो जो हमने सिलेक्टेड एरिया है वो सारा का सारा, इनसाइड आउटसाइड सब हमने ओके कर दिया, तो ये अब बॉर्डर को रेड कर देगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज़ मैं फिर कल डिटेल से बता दूंगा कि बॉर्डर का जो साइज है वो कैसे इंक्रीज होगा, इस ये बाउंड्री कैसे हम थिक करेंगे या कलर कैसे चेंज करेंगे, अगेन ये मैं बता दूंगा। ये सर कहाँ से हमने ये लिया फॉर्मेट? फॉर्मेट। ये हमने पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसी जगह पे जी। जाना है, यहाँ पर सबसे आखिर में ऑप्शन आ रही है मोर बॉर्डर्स की। अच्छा। मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये कलर की ऑप्शन है, इसमें ऑटोमेटिकली जो कि होता है वो ब्लैक होता है। तो हमने चेंज करना है, तो अगर चेंज करके मिसाल के तौर पर मैं वापस ब्लैक करता हूँ, ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा, और इन दोनों ऑप्शंस को टिक करना है, आउटलाइन और इनसाइड दोनों को, इसको भी टिक कर दिए, इसको भी टिक कर दिए। नन करेंगे तो वो तो ज़ाहिर है किसी को भी इसने, ये प्रीव्यू में दिखा रहा है हमें, आउटलाइन और इनसाइड दोनों को टिक किया।